Hello, my dear students. How are you all? Students, welcome to a new and fresh lecture of cost accounting. कॉस्ट अकाउंटिंग एक न्यू एंड फ्रेश लेक्चर में आप सब लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में मटेरियल कॉस्टिंग जो चैप्टर है वो कवर कर रहे थे और मटेरियल कॉस्टिंग में अभी तक सर हम लोगों ने क्या कवर किया है? मटेरियल कॉस्टिंग में अभी तक हम लोगों ने EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, उसके बाद हम लोगों ने कवर किया था लेबल सेटिंग, मिनिमम लेबल, मैक्सिमम लेबल, रीऑर्डर लेबल, ये जो आपके लेबल सेटिंग का प्रोविजन मतलब लेबल सेटिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो हम लोगों ने कवर किया था। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोगों ने इन दोनों टॉपिक्स के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे, मतलब जितने भी नहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किया था, उसके कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने कवर किया था। उसके साथ साथ हम लोगों ने क्वेश्चंस भी EOQ के 3-4 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था एंड लेबल सेटिंग के 2 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था। ओके, आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग एक प्रैक्टिकल टॉपिक फिर क्या करेंगे, मटेरियल कॉस्टिंग का कवर करने वाले, जिसमें से कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। मैंने आप लोगों को बोला था कि सर आपकी EOQ एंड आपकी जो लेबल सेटिंग, नॉर्मली मटेरियल कॉस्टिंग से इन्हीं दो टॉपिक से आपके एग्जाम में CMA में इन्हीं दो टॉपिक से क्वेश्चन आता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि इंस्टीट्यूट आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले उस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, और अगर इस टॉपिक से पूछ लेता है ना क्वेश्चन, तो ये आपके लिए ही फायदा है, क्योंकि इट इज सुपर इजी कंपैरिजन टू आपकी जो EOQ है एंड लेबल सेटिंग है। EOQ एंड लेबल सेटिंग से ये जो टॉपिक है ना, ये तो और भी आसान होने वाला है। और मटेरियल कॉस्टिंग के जो चैप्टर है हम इसी तरह से कवर करने वाले। पहले हम लोग जो थ्योरेटिकल, मतलब जो जिस टॉपिक से जिस आपकी पॉइंट से जिस कॉन्सेप्ट से आपकी क्वेश्चन आता है ना, उस टॉपिक को सबसे पहले टच करेंगे। क्वेश्चंस एक दो उनके सैंपल वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हम लोग कवर करने वाले। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जितने भी आपके टोटल क्वेश्चन है मटेरियल कॉस्टिंग का, अराउंड देयर आर 20 और 23 क्वेश्चंस, और वो 23 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले। ठीक है, बिट बाय बिट हम लोग सॉल्व करेंगे, पूरे डिटेल में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद MCQs सॉल्व करेंगे। ओके, फिर आपका एक चैप्टर वाइज टेस्ट हम लोग लेने वाले। उसके बाद आपका मटेरियल कॉस्टिंग पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। राइट, डन। चलो, सो आज का जो टॉपिक होने वाला है ये आपने ऑलरेडी बीकॉम में पढ़ा हुआ है। देखो, हमने जब मटेरियल कॉस्टिंग स्टार्ट किया था तो हमने सबसे पहले ये कवर किया कि भाई मटेरियल क्या होता है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ रिकॉर्डिंग मटेरियल कॉस्ट। ओके, उसके बाद हम लोगों ने बात किया था मटेरियल कंट्रोल के बारे में, और मैंने आपको बोला था कि मटेरियल कंट्रोल के 3 स्टेजेस है। ओके, आपका क्या है, पहला स्टेज है मटेरियल प्रोक्योरमेंट कंट्रोल। ओके, सॉरी, उसके बाद आप लोगों का है मटेरियल स्टोरेज कंट्रोल। मटेरियल प्रोक्योरमेंट कंट्रोल में हमने एक टूल डिस्कशन किया था जिसका नाम था EOQ। मटेरियल स्टोरेज कंट्रोल में हम लोगों ने मटेरियल स्टोरेज कॉस्ट को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हम लोगों ने लेबल सेटिंग के बारे में बात किया। व्हाट इज योर मैक्सिमम लेबल, मिनिमम लेबल, रीऑर्डर लेबल, एवरेज स्टॉक लेबल, ये सब हम लोगों ने डिस्कशन किया। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था आपके उसके बाद एक और आपका जो कंट्रोल था वो था आपका मटेरियल इशू कंट्रोल, कि भाई जो मटेरियल यूज किया जा रहा है ना, यूसेज कंट्रोल और मटेरियल इशू कंट्रोल। तो आज हम लोग उसी के ऊपर बात करेंगे। मटेरियल इशू के टाइम पे आप मटेरियल के कॉस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। तो देखो, बहुत ही सिंपल है। मटेरियल जब आप परचेज करके लाओगे ना, जब प्रोक्योरमेंट करोगे और जब उसे स्टोर में स्टोर करके रखोगे, उसके बाद उसका आएगा यूसेज पीरियड, यानी कि जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट गुड्स प्रोड्यूस करेगा तो वो मटेरियल के लिए डिमांड करेगा, और उस टाइम पे मटेरियल की वैल्यूएशन, कौन सी मेथड में मटेरियल की वैल्यूएशन होगा, जो मटेरियल इशू किया जा रहा है वो कौन सी मेथड के वाइज होगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, स्टोर कीपर कौन सा मेथड फॉलो करता है, ओके, या फिर ऑर्गेनाइजेशन कौन सा मेथड फॉलो करता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कौन सा मेथड फॉलो किया जाएगा वो डिपेंड करता है कि मटेरियल किस ऑर्डर में इशू किया जा रहा है, या फिर मटेरियल की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी पॉलिसी क्या है रिगार्डिंग वैल्यूएशन ऑफ द मटेरियल। ओके, सो देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स, जिस मेथड में आप मटेरियल जो इशू किया जा रहा है, जो प्रोडक्शन के लिए यूज किया जा रहा है, उसको आप वैल्यू कर सकते हो। और इसमें बहुत फेमस मेथड जो आपने कभी ना कभी, अगर आपके सिलेबस में कभी भी कॉस्टिंग था ना, चाहे वो 12th में हो, चाहे वो ग्रेजुएशन में हो, मतलब बीकॉम में हो, तो आपने डेफिनेटली ये मेथड्स पढ़ा होगा। फीफो मेथड, लिफो मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, सिंपल एवरेज मेथड, तो बहुत सारे मेथड्स आपके मटेरियल वैल्यूएशन के हैं।
ठीक है, तो आज हम लोग उन्हीं मेथड्स को दोबारा रीड करने वाले, मतलब दोबारा हम लोग इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले, ठीक है। जो पहली बार पढ़ रहे बहुत ही आसान है, जो लोग बीकॉम में आप पढ़ चुके हैं ना, आपको बस जस्ट एक रिकॉल करना है, बीकॉम हो गया या फिर 12th हो गया अगर आपने पढ़ा है, तो यू जस्ट नीड टू रिकॉल कि आपने बीकॉम में क्या पढ़ा है और यहाँ पे सीएमए में क्या है, और 100% सेम ही कॉन्सेप्ट होने वाला है, ठीक है। और जो पहली बार पढ़ रहे हैं आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट कॉन्सेप्ट इन मटेरियल कॉस्टिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं सर कौन सा मेथड के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला जो मेथड आता है वो आता है आपका फीफो मेथड, वो आपका आता है फीफो मेथड। अब सर ये फीफो मेथड क्या है, देखो बहुत ही सिंपल है, आज नेम सजेस्ट, इसका नेम क्या है सर, फास्ट इन फास्ट आउट मेथड, फास्ट इन फास्ट आउट। फास्ट इन फास्ट आउट मेथड। अच्छा, इसका मतलब क्या है, देखो इसका सिंपल सा मतलब है कि स्टोर कीपर कैसे मटेरियल की वैल्यूएशन करेगा, कि भाई जो भी मटेरियल सबसे पहले आपकी स्टोर में आया होगा ना, स्टोर में कब आपने परचेज किया वो मैटर नहीं करता है, आपने मटेरियल कब परचेज किया इट डजंट मैटर, कौन सी डेट को आपने ऑर्डर प्लेस किया, कौन सी डेट को मटेरियल आपने रिसीव किया, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, रिसीविंग डिपार्टमेंट ने कब मटेरियल रिसीव किया कोई फर्क नहीं पड़ता, मटेरियल स्टोर्स में कौन सी डेट में एंट्री करता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मटेरियल जिस दिन स्टोर में एंट्री करता है ना, जो मटेरियल सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले इशू किया जाएगा, जो फास्ट आएगा स्टोर में वो ही फास्ट इशू किया जाएगा। सो जो भी लॉट ऑफ मटेरियल आपने फास्ट स्टोर में लाए हो ना, रिसीव किया है स्टोर में, वही आपको पहले प्रोडक्शन के लिए इशू करना है। दिस मेथड इज वेरी सिंपल, इसीलिए इसका नाम है फास्ट इन फास्ट आउट मेथड। अब इसे करने का मतलब मेन लॉजिक क्या है, क्योंकि क्रोनोलॉजी वाइज आपका होता है मटेरियल ज्यादा पुराना नहीं होता है, मटेरियल ऑब्सोलेट नहीं होता, क्योंकि जो पहला आया है अगर आप उसे बाद में इशू करोगे थोड़ा टाइम वो स्टोर में रहेगा, सो इट्स चांसेस फॉर वेस्टेजेस और ऑब्सोलेंस। सो इसको अवॉइड करने के लिए जो द बेस्ट प्रैक्टिस है, जो मटेरियल भाई पहले आया उसे पहले इशू कर लो। अगर मटेरियल आपका पेरिसेबल नेचर का है, रॉ मटेरियल आपका पेरिसेबल नेचर का है जो कि जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है या फिर जल्दी ऑब्सोलेट हो जाता है, तो उस केस में दिस मेथड इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू यूज, ठीक है। तो चलिए जरा रीड करते हैं कि व्हाट इज द फास्ट इन फास्ट आउट मेथड। देखो आ जाओ, सो इट इज ए मेथड ऑफ प्राइसिंग द इश्यू ऑफ मटेरियल इन द ऑर्डर इन व्हिच दे आर परचेस्ड। जिस ऑर्डर में हमने खरीदा है, जिस ऑर्डर में स्टोर्स में वो मटेरियल आया है ना, जिस ऑर्डर में, it is a method of pricing of issue of material, it is a method of pricing of issue of material in the order in which they are purchased. In other words, the material are issued in the order in which they are arrive in the store, or the item longest in the stock are issued first. जैसे वो स्टोर्स में आएंगे, जिस ऑर्डर में वो स्टोर में आते उसी ऑर्डर में हम लोगों को इशू करना है। Thus each issue of material only recovers Thus, each issue of material only recovers the purchase price which does not reflect the current market price. Okay? अच्छा, इसमें क्या होता है देखो, फीफो मेथड जो है ना उसको हम लोग फॉलिंग प्राइस के टाइम पे बहुत अच्छे से यूज करते हैं। दिस मेथड इज कंसिडर सुइटेबल इन द टाइम्स ऑफ फॉलिंग प्राइस बिकॉज द मटेरियल कॉस्ट चार्ज टू प्रोडक्शन विल बी द हाई व्हाइल द रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल विल बी लो। अच्छा, कौन सा सिचुएशन है सर, मैं आपको बताता हूं। अगर फॉलिंग प्राइस है, अगर फॉलिंग प्राइस है, फॉलिंग प्राइस मतलब मान लीजिए कि हम कुछ मंथ्स की एग्जांपल लेते हैं और मटेरियल लेते हैं, ओके। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर केजी, सर मटेरियल की पर केजी कॉस्ट कितने होने वाला है, मंथ वाइज, मंथ वाइज, ओके। चल अब हम लोग बात करते हैं मंथ वाइज मटेरियल का कॉस्ट कितना होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे जनवरी का। मान लीजिए कि जनवरी 2026 में मटेरियल का कॉस्ट था 1000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फरवरी 2026 का। फरवरी 2026 में मटेरियल की कॉस्ट कितना है सर,
फरवरी 2026 में मटेरियल की कॉस्ट है सपोज 950 रुपीज। फिर उसके बाद आपका मार्च आ जाएगा, सर मार्च में कितना है 930 रुपीज। फिर अप्रैल आ गया, अप्रैल में सर कितना है आपका, अप्रैल में सपोज आ गया 910 रुपीज। फिर आ गया मई, सर मई में कितना आ गया 890 रुपीज। फिर उसके बाद सर आ गया जून, जून में आ गया सपोज 850 रुपीज। ये बोल रहा है कि जब प्राइस ऐसे गिर रहा है ना, फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है, प्राइस जब आपका रिड्यूस हो रहा है, व्हेन प्राइस इज रिड्यूसिंग और देयर इज ए फॉलिंग प्राइस ट्रेंड, प्राइस जब गिर 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 आ रहा है, ठीक है, प्राइस जब गिरता ही जा रहा है, मतलब रिड्यूस होता जा रहा है, देन एट दैट टाइम FIFO मेथड इज द बेस्ट मेथड टू यूज। FIFO मेथड इज द बेस्ट मेथड टू यूज। अब बहुत सारे बच्चों को ये पता लगेगा सर ऐसा क्यों, अगर प्राइस सर बढ़ता जाएगा तो इस मेथड का क्या प्रॉब्लम है। अगर ऐसा हुआ कि सर प्राइस आपका उल्टा हो गया 850, 890, 910, ओके 930, 950, 1000, सर इस केस में FIFO मेथड क्यों अच्छा नहीं है, इस केस में FIFO मेथड क्यों अच्छा है, बस ये बता दीजिए। सो देयर आर 2 to 3 रीजंस। देखो सबसे पहले इन केस ऑफ फॉलिंग प्राइस, देखो बहुत ही सिंपल है, इन केस ऑफ फॉलिंग प्राइस होता क्या है ना कि हम मटेरियल कॉस्ट को मतलब प्रोडक्ट में ज्यादा चार्ज करते हैं लेकिन खरीदते कम है, मतलब रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज बिलो और रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज लोअर देन एक्चुअल कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज लोअर, रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज लोअर। तो सर जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो लोअर है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट लोअर कैसे, देखो अब सबसे पहले मान लीजिए कि जून तक हमने रॉ मटेरियल खरीदा, सिर्फ खरीद रहे, जून तक हम लोग रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं सिर्फ। अब जून के बाद जुलाई में हमारा प्रोडक्शन हुआ, तो जुलाई में हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, जुलाई में सर अगर हम इशू करेंगे तो कौन सा मटेरियल इशू करेंगे, क्योंकि हम लोग फॉलो कर रहे हैं FIFO मेथड, फास्ट इन फास्ट आउट मेथड। तो जुलाई में हम कौन सा मटेरियल फॉलो करेंगे सर, जुलाई में हम लोग जो जनवरी में हम लोगों ने परचेज किया था, जनवरी 2026 में 1000 रुपए में, वही सर इशू करेंगे। बिल्कुल सही, लेकिन सर खरीदेंगे, अगर हमारा मटेरियल प्रोडक्शन में यूज हो रहा है तो हमें परचेज भी तो करना पड़ेगा स्टोर में मटेरियल को स्टोर करके रखने के लिए, बिकॉज वी आर ऑलरेडी सेटिंग आवर लेबल्स। हमने रीऑर्डर लेबल, मैक्सिमम लेबल, मिनिमम लेबल, ये सब के बारे में पढ़ा हुआ है, हमें लेबल सेटिंग करना है। तो जब हम ऑर्डर करेंगे तो कौन सी रेट में सर करेंगे, 850 में करेंगे। लेकिन सर जब हम प्रोडक्शन में प्रोडक्ट के लिए चार्ज कर रहे हैं तो कितना चार्ज करेंगे, 1000 रुपए चार्ज करेंगे। सर ये तो नुकसान हुआ ना, हमारा प्रॉफिट कम शो करेगा। यही तो लोग चाहते हैं, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कि भाई अभी मटेरियल का प्राइस कम हो रहा है तो अभी हम ज्यादा प्राइस में क्या करते हैं, ज्यादा प्राइस वाले अभी चार्ज कर लेते हैं, ताकि बाद में अगर मटेरियल का कॉस्ट बढ़ेगा तो हमारा ये जो सस्ते में हमने खरीदा है ना, उस टाइम पे हमारा प्रॉफिट हायर शो करेगा। ठीक है, सो दे आर बेसिकली फॉलोइंग प्रूडेंस कॉन्सेप्ट और कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट वो लोग फॉलो करते हैं, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, ड्यू टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसकी वजह से क्या होता है, प्रॉफिट जो है ना, करेक्ट प्रॉफिट शो होता है और ओवर प्रॉफिट शो नहीं होता है। ओके, ओवर प्रॉफिट शो नहीं होता है, अननेसेसरी जो मतलब अनरियलाइज प्रॉफिट है ना, वो शो नहीं होता है। ठीक है, करेक्ट प्रॉफिट फॉलो करे किया जाता है, क्योंकि अगर हम फॉलिंग प्राइस के टाइम, अगर हम राइजिंग प्राइस के टाइम, जब प्राइस बढ़ता जा रहा है ना, तब अगर हम FIFO मेथड फॉलो करेंगे, या फिर अगर हम सबसे लोएस्ट वाला मेथड फॉलो करेंगे ना, कि हाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, 850 में प्रोडक्ट को चार्ज कर रहे हैं, तो भाई रिप्लेसमेंट कॉस्ट ज्यादा पड़ जाएगा। एक और भी बेनिफिट है, वो है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड, क्लोजिंग स्टॉक is valued at current market price, at current market price। तो सर जो क्लोजिंग स्टॉक है वो भी करंट मार्केट प्राइस में शो किया जाता है। सो दीज आर द फ्यू बेनिफिट्स ऑफ FIFO मेथड। ओके, इसीलिए
आप लोगों को कुछ याद नहीं रखना है कि ये क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, आपको बस एक ही चीज याद रखना है, वो है एमसीक्यू पर्पज के लिए, ये बड़ा होकर एमसीक्यू बनेगा, ठीक है। एमसीक्यू पर्पज के लिए क्या होता है, सुइटेबल इन टाइम्स ऑफ फॉलिंग प्राइसेस। सो फीफो मेथड जो होता है वो सुइटेबल होता है कौन से टाइम में सर, कौन से टाइम में सुइटेबल होता है, जब प्राइस फॉल कर रहा है उसी टाइम पे ये सुइटेबल होता है। ओके, तो चलिए जरा बात करते हैं सर, क्वेश्चन में क्या कभी आ सकता है, बीकॉम में बहुत बार आता था एडवांटेजेस ऑफ फीफो मेथड, डिसएडवांटेजेस ऑफ फीफो मेथड। आंसर इज यस, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, अगर आपकी किस्मत अच्छा हो एग्जाम में आपको पूछ लेगा व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फीफो मेथड एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फीफो मेथड। फीफो मेथड के सर एडवांटेजेस क्या है, फीफो मेथड के डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है, पूछ लेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं पूछेगा, पूछ लेगा सर, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो चलिए बात करते हैं कुछ इसके एडवांटेजेस। तो सबसे पहला जो एडवांटेजेस है वो सर ये है, इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू ऑपरेट। सर ये तो सबसे सिंपल है, सिंपल टू अंडरस्टैंड इजी टू ऑपरेट, ये तो सर बीकॉम से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल वही है, पहले तो वही चिपका दो, इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड इजी टू ऑपरेट। Material cost charged to production represent the actual cost with which the cost of production should have been charged. Okay. In case of falling price, the usage of this material give the better result. Falling price के time पे better result देता है. Material cost charged to production represent the actual cost with which the cost of production should have been charged. तो मेटेरियल कॉस्ट जो प्रोडक्शन को चार्ज किया जाता है वो एक्चुअल कॉस्ट शो किया जाता है कि भाई जब स्टार्टिंग में हमने खरीदा था तो हमारा कॉस्ट इतना था, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द मटेरियल विल बी रिप्रेजेंटेड बाय वेरी क्लोजली एट द करंट मार्केट प्राइस। तो जो क्लोजिंग स्टॉक हमारा होगा ना उसकी वैल्यूएशन बिल्कुल सही होगा, वैल्यूएशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक इज करेक्ट बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट द करंट मार्केट प्राइस और क्लोजली करंट मार्केट प्राइस। ओके, जो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक होगा वो करंट मार्केट प्राइस में, जो क्लोजिंग करंट मार्केट प्राइस होगा ना उसी प्राइस में इशू किया गया होगा। सही है सर, चलो उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ फीफो मेथड। सर ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे अच्छी चीजें से, कुछ तो लिमिटेशंस भी होगा सर। तो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फीफो मेथड। सर फीफो मेथड के डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, चलिए बात करते हैं। देखो, इफ द प्राइस फ्लक्चुएट फ्रीक्वेंटली, प्राइस अगर बार बार सर ऊपर नीचे हो रहा है, प्राइस अगर सर ऊपर नीचे हो रहा है, इफ द प्राइजेस फ्लक्चुएट्स फ्रीक्वेंटली, प्राइजेस अगर फ्रीक्वेंटली फ्लक्चुएट कर रहा है, दिस मेथड में लीड टू ए क्लरिकल एरर। ओके, देखो अगर प्राइस, if the price fluctuates frequently, this method may lead to a clerical error, a clerical error आपको प्रेजेंट कर सकता है। Since each issue of material to production is related to a specific purchase price, the cost charged to the same job are likely to show a variation from the period to period। अच्छा देखो क्या है कि बोल रहा है कि भाई हम लोग जो फास्ट इन फास्ट आउट मेथड है ना, या फिर आप लिफो की भी बात करो, ये हमेशा थोड़ा सा डाउट में रहेगा कि देखो मान लीजिए कि मैं कस्टमर हूं, ओके, या फिर मैं एक सप्लाई मैं एक कंपनी हूं जो कि प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, और मैं फीफो मेथड फॉलो कर रहा हूं। मेरे पास एक कस्टमर आया, बोला कि सर एक काम करिए 1000 यूनिट्स मुझे चाहिए। मान लीजिए कि मैं मोबाइल फोन बनाता हूं, ओके, एक कस्टमर आया कि मुझे 1000 पीस का मोबाइल चाहिए। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, हम लोग चार्ज 1000 रुपए का बना लेंगे, 1000 पीसेस मोबाइल बना लेंगे। और मैंने क्या किया, एक सर्टन रेट पे उसको मटेरियल कॉस्ट वगैरह चार्ज किया, तो उसका जो प्राइस है एक सर्टन लेवल पे था। फिर उसके बाद फॉलिंग प्राइस हो रहा है तो प्राइस कम होता जा रहा है। उसके बाद वही कस्टमर दोबारा आया कि सर और मुझे 1000 पीसेस चाहिए। उस टाइम पे शायद मेरा प्राइस जो है ना, क्योंकि यहाँ पे प्राइस को हम लोग एवरेज नहीं ले रहे, जब प्राइस मतलब हायर है, कभी मतलब स्टार्टिंग के प्रोडक्ट में हम हायर प्राइस ले सकते, उसके बाद लोअर प्राइस ले लेंगे, या फिर कभी लोअर प्राइस लिया होगा अब हायर प्राइस ले रहे, तो उस हिसाब से जो कॉस्ट है ना, सेम कस्टमर को सेम प्रोडक्ट आप डिफरेंट कॉस्ट में या फिर डिफरेंट प्राइस में ऑफर करोगे, सो व्हिच मे लूज कस्टमर ट्रस्ट ऑन यू। कस्टमर की जो ट्रस्ट है ना वो आपके ऊपर नहीं रहेगा, ठीक है। सिंस ईच इशू ऑफ मटेरियल टू प्रोडक्शन इज रिलेटेड टू ए स्पेसिफिक परचेज प्राइस, बोल रहा है कि भाई जितने बार भी हम प्रोडक्शन को इशू करते हैं ना, जितने भी बार हम प्रोडक्शन को क्या करते हैं, मटेरियल इशू करते हैं,
every time we charge a special price or separate price. Okay, every time we charge a specific purchase price. Okay, the cost charged to the production, so its result that the cost charged to the same job are likely to show a variation from the period to period. सेम ही प्रोडक्ट का कॉस्ट डिफरेंट पीरियड में अलग अलग हो सकता है इफ वी फॉलो फीफो मेथड, ठीक है। चलो सही है सर। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड मतलब थर्ड पॉइंट की। ओके, इन केस ऑफ राइजिंग प्राइस द रियल प्रॉफिट ऑफ द कंसर्न बीइंग लो व्हाइल द प्रॉफिट इन द बुक्स विल अपीयर हाई, दिस मे लीड टू इनएबिलिटी ऑफ द फार्म टू मीट द मटेरियल परचेज डिमांड एट द करेंट मार्केट प्राइस। बोला कि भाई देखो राइजिंग प्राइस के टाइम पे क्या होगा ना कि आपकी जो रियल प्रॉफिट है वो कम होगा, बट जो आपकी जो राइजिंग प्राइस के टाइम पे जो रियल प्रॉफिट है वो लो होगा, लेकिन आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में ज्यादा प्रॉफिट शो करेगा। क्यों? देखो आपकी क्यों ऐसा होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला था कि आप ज्यादा कॉस्ट में मटेरियल खरीदोगे, आपकी जो परचेज प्राइस है वो ज्यादा कॉस्टली हो रहा है, बट आपकी जो इशू प्राइस है ना, आप जो प्रोडक्ट को चार्ज करो वो लोअर रेट पे चार्ज कर रहे हो, तो यहां पे आपकी बुक में प्रॉफिट ज्यादा शो कर रहा है, आपकी बुक में प्रॉफिट ज्यादा शो कर रहा है। मान लीजिए कि ये सिर्फ मटेरियल कॉस्ट ही मेरा है, ये मेरा कॉस्ट है, मैं एक प्रोडक्ट बेचता हूं, प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस क्या है सर? सेलिंग प्राइस, सेल प्राइस अगर मैं बोलूं या फिर सेलिंग प्राइस में बोलूं, सेलिंग प्राइस है 2000 रुपए, ठीक है। तो सर प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं ना, अगर हम फॉलिंग प्राइस के टाइम पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे तो 2000 से हम क्या माइनस करेंगे? 1000 माइनस करेंगे, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 1000। क्यों सर? क्योंकि हम जो पहले खरीदे थे ना वही पहले यूज करेंगे, जबकि हमारा ओरिजिनल प्रॉफिट सर कितना होगा? क्योंकि रॉ मटेरियल खरीदने के लिए हमें लग कितना रहा है? 850, तो 150 का हमारा रियल प्रॉफिट है, मतलब रियल प्रॉफिट हमारा ज्यादा है लेकिन हम बुक में कम शो कर रहे हैं। लेकिन जब राइजिंग प्राइस के टाइम आएगा ना तो हम क्या करेंगे? देखो 2000 है, हम माइनस करेंगे 850, ठीक है, तो यहाँ पे 1250 आ जाएगा, जबकि हम खरीद रहे हैं कितने में? 1000 रुपए में। हम 1000 रुपए में मटेरियल खरीद रहे हैं लेकिन प्रोडक्ट को चार्ज कर रहे हैं 850, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट आपको ज्यादा शो कर रहा है ना, इट्स नॉट द रियल प्रॉफिट। इसीलिए राइजिंग प्राइस के टाइम पे फीफो मेथड आपको कभी भी अच्छा रिजल्ट शो नहीं करेगा, ठीक है सर। चलो, सो इट्स ऑल अबाउट फीफो मेथड के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया सर, राइट। नाउ सेकेंड हम लोग बात करेंगे लीफो मेथड की। ओके, अब देखो जैसे फीफो मेथड था, इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट आपका है लीफो मेथड। लीफो मेथड मतलब लास्ट इन फास्ट आउट मेथड, यानी कि सिंपल सा लॉजिक है कि भाई जो बाद में आया होगा ना उससे आप पहले इशू करोगे, जो लेट में आया होगा, जो मटेरियल लेट में आया होगा उसको आप क्या करोगे? सबसे पहले इशू करोगे। एग्जाम्पल हमारा था कि भाई हम लोग अगर जुलाई में प्रोडक्शन कर रहे तो जो जनवरी में हमने खरीदा था, फीफो में हम क्या करते थे? जो जनवरी में खरीदा था वही इशू करते थे, लेकिन लिफो में क्या होगा? उल्टा। अगर हम जुलाई में प्रोडक्शन कर रहे इन लिफो की केस में सर क्या हो जाएगा? इन लिफो जुलाई में जो हमने प्रोडक्शन किया था ना उसको हम लोग इशू, मतलब उसके लिए मटेरियल इशू हम लोग कब करेंगे सर? जून वाला हम लोग क्या करेंगे? जून 2026 में जो भी हमने खरीदा था उसका इशू करेंगे हम लोग, यानी कि जो सबसे लास्ट मटेरियल होगा वही हम लोग सबसे पहले इशू करेंगे। जो हमारा लास्ट मटेरियल होगा ना वही हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले वही इशू करेंगे। ओके, चलो क्या बोल रहे हैं सर? इट इज ए मेथड ऑफ प्राइसिंग, it is a method of pricing the issue of material on the basis of assumption that item of the last batch lot purchase are first to be issued। जो आपने लास्ट में खरीदा था वो आप सबसे पहले इशू करोगे, ये इस मेथड का बेसिकली फंडामेंटल है। ओके, therefore under this method the prices of the last batch are used for the pricing the issue until it is exhausted and so on। If however the quantity of issue is more than the quantity of the last lot, then the earlier lot and its price will be taken into the consideration। बहुत ही जैसे लास्ट वाला बैच आप इशू करोगे, अगर लास्ट जितना इशू करना है वो लास्ट लॉट में नहीं आता है तो उसके ऊपर लॉट में से कुछ मटेरियल आपको ले लेना है, लेकिन लास्ट से नीचे से आपको इशू करते आना है, ठीक है। देखो
ड्यूरिंग द इन्फ्लेक्शनरी पीरियड और पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइस द यूज ऑफ लिफो वुड हेल्प। तो यहाँ पे ये भी आपको एमसीक्यू पर्पज में याद रखना है, पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइजेस। सो लिफो मेथड इज बेस्ट सुइटेबल फॉर राइजिंग प्राइजेस, ये एमसीक्यू में आ जाएगा, ये आपके एमसीक्यू में आ जाएगा सर, ठीक है। ड्यूरिंग इन्फ्लेक्शनरी पीरियड और पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइजेस द यूज ऑफ लिफो वुड हेल्प to ensure that the cost of the production determined on the above basis is approximately the current one, okay। तो इसमें सिंपल सा क्या है कि जो करंट मार्केट में जो प्राइस चल रहा है आप प्रोडक्शन को वही इश्यू कर रहे हैं, ओके। दिस मेथड इज ऑल्सो यूजफुल व्हेन देयर आर इज ए फीलिंग दैट ड्यू टू द यूज ऑफ फीफो और एवरेज मेथड द प्रॉफिट सोन और टैक्स पेड आर टू हाई। अच्छा, जिस टाइम पे आपको लगता है कि भाई अगर लिफो यूज ना करके हम फीफो यूज करेंगे और वेटेड एवरेज मेथड यूज करेंगे और एवरेज मेथड यूज करेंगे तो आपकी प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, टैक्स आपको ज्यादा देना पड़ेगा। उस टाइम पे आप क्या करना, लिफो मेथड यूज करना, और लिफो मेथड अगर आप यूज करोगे तो आपको प्रॉफिट कम आएगा, क्योंकि जो फीफो काम करता था वही लिफो काम करेगा अंडर राइजिंग प्राइजेस। वो क्या करेगा, सबसे ज्यादा वाला प्रोडक्ट आपका ले लेगा, मतलब सबसे ज्यादा प्राइस, हायर प्राइस वाला प्रोडक्ट आपका ले लेगा, और लोएस्ट जो आपने पहले खरीदा था वो जब प्राइस कम था तो उस टाइम पे जो आपका प्राइस कम था वो स्टॉक में रह जाएगा, ठीक है सर। चलो अच्छा, लिफो की सर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखो एडवांटेजेस अगर मैं बात करूं लिफो मेथड का, लिफो की अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं तो एडवांटेजेस क्या है सर, द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल इशू विल बी आइदर नियरर टू और विल रिफ्लेक्ट द करेंट मार्केट प्राइस, thus cost of the goods produced will be related to the trend of the market price of the material। क्योंकि जो सबसे पहले मटेरियल आता है, मतलब सबसे लास्ट में आता है, वो करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से होता है। अगर हम उसी को अपनी प्रोडक्ट में चार्ज करेंगे, उसी का कॉस्ट हम प्रोडक्शन में चार्ज करेंगे, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा सर, आपका बहुत ही सिंपल सा चीज होगा कि प्रोडक्ट मार्केट में जो प्रोडक्ट का रेट है ना, उसी रेट में आप प्रोडक्ट को मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। जो मार्केट में प्रोडक्ट की ट्रेंड चल रहा है उसी हिसाब से आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट को सेल, मतलब प्रोडक्ट की कॉस्ट आपका उसी हिसाब से होगा, ओके। द यूज ऑफ दिस मेथड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइस डज नॉट रिफ्लेक्ट अनड्यू हाई प्रॉफिट इन द इनकम स्टेटमेंट एज इट वाज अंडर द फास्ट इन फास्ट आउट और एवरेज मेथड। सेकेंड जो बेनिफिट है ना सर वो ये है कि जब राइजिंग प्राइस हो रहा है, फीफो मेथड और एवरेज मेथड विल गिव यू अनड्यू प्रॉफिट, आपकी बैलेंस शीट में ज्यादा प्रॉफिट शो करेंगे जबकि ओरिजिनली आपका उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा। सो इन दैट केस फीफो मेथड इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू फॉलो, ठीक है। उसके बाद क्या है सर, इन केस ऑफ फॉलिंग प्राइस प्रॉफिट टेंड टू राइज ड्यू टू लोअर मटेरियल कॉस्ट येट फिनिश्ड प्रोडक्ट अपीयर मोर कॉम्पिटिटिव एंड आर एट मार्केट प्राइस। देखो फॉलिंग प्राइस के टाइम पे ये ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ही खराब रिजल्ट देता है, लेकिन पॉइंट ये है कि फॉलिंग प्राइस के टाइम पे जो स्टॉक्स की मार्केट वैल्यू होता है ना, वो आपकी सबसे कम होता है, मतलब कम वैल्यूएशन होता है आपका, और जो करंट मार्केट प्राइस होता है उस वैल्यूएशन में आपका नहीं होता है। ओवर ए पीरियड द यूज ऑफ लिफो हेल्प्स इन आयरन आउट द फ्लक्चुएशन इन द प्रॉफिट। अच्छा, लिफो के थ्रू आप क्या कर सकते हो, जो प्रॉफिट में फ्लक्चुएशन होता है ना उसे थोड़ा सा आप स्टेडी कर सकते हो, थोड़ा सा स्ट्रेट कर सकते हो, या फिर थोड़ा सा मतलब क्या कर सकते हो, स्टेबल कर सकते हो, ओके। चलो ये तो अपने अपने फायदे में बोलने के लिए होता है, जो भी जिस मेथड ने जिसने भी डेवलप किया है वो तो अपने बारे में अच्छा ही बोलेगा। सर बुरा क्या क्या है सर, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ लिफो मेथड। लिफो मेथड में डिसएडवांटेजेस एक्चुअली में है क्या, देखो नंबर 1, calculation under LIFO system becomes complicated and consumed when and cumbersome when frequent purchases are made at highly fluctuating rate। जब प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है और ज्यादा परचेज हो रहा है, ज्यादा इशू हो रहा है, तो उस टाइम पे फीफो जो लिफो मेथड है ना वो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, उसकी कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। Cost of different similar batches of the production carried out at the same time different may differ a great deal, okay। जो मैंने आपको बोला था फीफो की केस में कि सर क्या होता है ना, अगर आप फीफो और लिफो मेथड एक सिमिलर प्राइस फॉलो नहीं करते हो ना, तो उस केस में क्या होगा कि एक यूनिट के लिए कॉस्ट एक आएगा, दूसरे यूनिट के लिए में भी कॉस्ट अलग आ सकता है, तो कॉस्ट में डिफरेंशिएशन आपका हो सकता है।
In time of falling prices, there will be need for writing of the stock valuation considerably to stick to the principles of stock valuation, that is cost or market price whichever is lower. जैसे मैंने आपको बोला कि फॉलिंग प्राइस के टाइम पे एक दिक्कत आपका क्या आ जाएगा, देखो जो आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करते हो ना, क्लोजिंग स्टॉक की नॉर्मली वैल्यूएशन कैसे होता है सर, कॉस्ट और एमआरवी व्हिचएवर इज लोअर, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज, कॉस्ट और एनआरवी नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर। तो उस केस में क्या होगा, कॉस्ट आपका बहुत कम होगा, ठीक है, मतलब कॉस्ट आपका राइजिंग प्राइस के टाइम पे क्या है, मतलब जो कॉस्ट प्राइस है वो कम है और एनआरवी जो है वो सबसे क्या है, ज्यादा है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस पे मेंटेन करना पड़ेगा, जबकि ओरिजिनल प्राइस जो है ना वो अलग होगा मार्केट में, ठीक है। सर हो गया सर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के बारे में। तो चलिए फीफो एंड लिफो का कुछ प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, कैसे सॉल्व किया जाता है, फॉर्मेट क्या है, चलिए देखते हैं। उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद आपके अदर जो मेथड्स है ना, बेस्ट स्टॉक मॉडल, सिंपल एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये सीएमए मैथ का क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 सीएमए मैथ का है। और मैं बोलूं इसी टाइप के क्वेश्चन अगर आप 2-3 प्रैक्टिस कर लेते हो, इट्स एनफ फॉर यू फॉर कवरिंग दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स। फीफो लिफो ये आराम से आप कर सकते हो, बस इसी टाइप के क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है। और मैं आपको बताऊंगा कि सीएमए लेवल में आपको कैसे करना है। ओके, देखो, prepare a stores ledger account from the following information adopting FIFO method of pricing of issue of material। क्या बोल रहा है, prepare a stores ledger account from the following information, prepare a stores ledger account from the following information adopting FIFO method of pricing of issue of material। prepare a stores ledger account from the following informations adopting FIFO method of pricing of issue of material। okay, so what are the informations available। 2024 मार्च के महीने के लिए आपको इंफॉर्मेशन दिया गया है। फर्स्ट मार्च 2024 में ओपनिंग बैलेंस आपका कितना है, 500 टन्स एट ए रेट ऑफ 200 ईच। ओके, सो फर्स्ट मार्च 2024 में आपकी ओपनिंग बैलेंस कितना था, 500 टन्स का एट ए रेट ऑफ 200। मार्च 3 में इशू हो गया 70 टन, मार्च 4 में इशू हो गया 100 टन, मार्च 5 में अगेन हमने इशू किया है 80 टन। ओके, मार्च 13 में हमने परचेज किया है और रिसीव किया है कितना सर, रिसीव फ्रॉम द सप्लायर 200 टन एट ए रेट ऑफ 190। अच्छा, मार्च 14 में रिसीव रिटर्न फ्रॉम द डिपार्टमेंट। अच्छा, इसका मतलब क्या है सर, देखो रिटर्न फ्रॉम द डिपार्टमेंट, इसका सिंपल सा मतलब ये कि आपने इशू किया था और डिपार्टमेंट से, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिटर्न आ गया, तो जिस रेट पे आपने इशू किया था वही आपकी स्टोर्स में आ जाएगा, ठीक है। जिस रेट पे आपने इशू किया था उसी रेट पे ये आपके स्टोर में वापस आ जाएगा, ठीक है सर। चलो, मार्च 16 में इशू कितना किया गया है सर, 180 टन्स का। मार्च 20 में रिसीव आपने किया है 240 टन्स एट ए रेट ऑफ 195। मार्च 24 में आपने इशू किया है 300 टन्स। मार्च 25 में आपने अगेन इशू रिसीव किया है 320 टन्स एट ए रेट ऑफ 200। मार्च 26 में आपने अगेन इशू किया है 115 टन टू डिपार्टमेंट बी। फिर मार्च 27 में डिपार्टमेंट बी से रिटर्न आ गया है 35 टन। जिस रेट में आपने इशू किया था उसी रेट में आपको रिटर्न डालना है। रिसीव फ्रॉम द सप्लायर कितना आ जाएगा, 100 टन एट ए रेट ऑफ 200 मार्च 28। देखो बहुत ही सिंपल है, आपको सर करना क्या है, देखो आपको सर करना क्या है, मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना है। चलो देखो, हाउ टू प्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। सर हमने तो ऑलरेडी कुछ पढ़ा हुआ है इसके बारे में, लेकिन हम प्रेजेंट कैसे करेंगे। देखो नॉर्मली जो आप स्टूडेंट्स प्रेजेंट करते थे ना, आप क्या करते थे, डेट लेते थे, एक पर्टिकुलर का कॉलम लिखते थे। सो डेट पर्टिकुलर, फिर आपका 3 कॉलम आता था एक्स्ट्रा, रिसिप्ट, इशू एंड बैलेंस। लेकिन मैं आपको जिस तरीके से बता रहा हूं यहाँ पे, आपको उसी तरीके से यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ओके, तो देखो आपको लिखना पड़ेगा ऐसे, हेडिंग लिखना है आपको, स्टोर्स लेजर अकाउंट। ओके, क्या लिखना है सर आप लोगों को, स्टोर्स लेजर अकाउंट, स्टोर्स लेजर अकाउंट अंडर फीफो मेथड। ओके,
अंडर FIFO मेथड, स्टोर्स लेजर अकाउंट अंडर FIFO मेथड, स्टोर्स लेजर अकाउंट अंडर FIFO मेथड। ठीक है सर, चलो सो आपको क्या करना है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, हाँ अब ठीक है बिल्कुल, स्टोर्स लेजर अकाउंट अंडर FIFO मेथड आपको बनाना है ऐसे। एक मिनट, चलो सो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक ले लेंगे डेट का कॉलम। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे, डेट का कॉलम। ओके, सो एक रहेगा हमारा डेट। ओके, और इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, हाँ ठीक है। उसके बाद हमारा रहेगा 3 कॉलम, 3 कॉलम मतलब एक रहेगा आपका रिसिप्ट, इसमें भी रहेगा 3 कॉलम, क्वांटिटी, रेट, और एक आपका आ जाएगा अमाउंट। ठीक है, तो इसमें आप लोग दे देंगे रिसिप्ट, रिसिप्ट में 3 कॉलम रहेगा, क्वांटिटी, रेट, उसके बाद आपका आ जाएगा अमाउंट। ठीक है सर, डन, 3 कॉलम आ गया। ये आपका रहेगा डेट का कॉलम। ओके, सो डेट सबसे पहले आपका रहेगा डेट, रिसिप्ट, रिसिप्ट में रहेगा 3 कॉलम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। उसी तरह से आपका इश्यू का भी आ जाएगा सर, इश्यू का भी आपका 3 कॉलम आ जाएगा, क्वांटिटी, ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा रेट, और उसके बाद आपका आ जाएगा अमाउंट। सो क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ओके, उसके बाद आपका आ जाएगा बैलेंस। बैलेंस में भी सर आपका वही आ जाएगा 3, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। ठीक है, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। ठीक है, चलो सबसे पहले आपको ये बना लेना है, जरा बना लीजिए फटाफट इसे। इस तरह से एक फॉर्मेट आपकी कॉपी में बना लीजिए। अगर एक ही साइड पे स्पेस नहीं होता है तो आप उसको हॉरिजेंटली भी बना सकते हो, ठीक है, वर्टिकली भी बना सकते हो। पॉइंट क्लियर, चलो डन। ओके, नाउ हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना सबसे पहला काम। देखो एक चीज आपको हमेशा याद रखना है, जो आपकी ओपनिंग बैलेंस होगा ना, जो आपकी ओपनिंग बैलेंस होगा वो हमेशा बैलेंस में आएगा। सो जिस दिन जो भी है बाकी के तीनों में आपको क्या करना है, ब्लैंक डालना है। ओके, जिस दिन आपके पास जो भी है बाकी के तीनों में आपको क्या करना है, ब्लैंक डालना है। तो सबसे पहले आपका डेट में आ जाएगा, ये आपका मार्च का महीना है, मार्च। ओके, और 1 मार्च 2024 ये आपका डेट होने वाला है। रिसिप्ट में सर कुछ भी नहीं आएगा, तो ऐसे आपको नील 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 एक मार्क डाल देना है, या फिर आप बिल्कुल ब्लैंक भी डाल सकते हो, कुछ नहीं डालना है। बैलेंस में सर आपका कितना आएगा, हमारा कितना क्वांटिटी है सर, 500 टन्स का आपका क्वांटिटी है। ओके, क्वांटिटी इन टन्स भी आप लिख सकते हो, ठीक है, क्वांटिटी इन टन्स, रुपीज इन अमाउंट, ये सब आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, ये आप रुपीज लिख सकते हो, क्वांटिटी में आप टन्स लिख सकते हो, कोई बात नहीं, ये छोटे छोटे चीजें आपको मेंटेन करना पड़ेगा।
रेट सर कितना है 200, तो सर आपका टोटल कितना आ जाएगा 10,000। 500 मल्टीप्लाइड बाई 500 मल्टीप्लाइड बाई आपका कितना आ जाएगा, ये 1 लाख आ जाएगा ना, हाँ सॉरी 10,000 बोल रहा हूँ। देखो 500 इंटू 200 इसको मल्टीप्लाई करना है, बस इसको मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा 500 इंटू 200, तो आपका आ जाएगा 1 लाख। ओके, ये कहाँ पे डालना है आपको सर, बैलेंस में डालना है, ये आपको बैलेंस में डालना पड़ेगा। ठीक है, ये डेट वाला कॉलम में हटा देता हूँ, आपको बस बैलेंस में इसे डालना है। ठीक है, तो सबसे पहला डेट खत्म हो गया। धीरे धीरे विथ पेशेंस आपको ये क्वेश्चन करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है कि आपको हड़बड़ हड़बड़ में कुछ करना है, विथ पेशेंस धीरे 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 ये क्वेश्चन आप लोग करते जाइए। ठीक है, 1 मार्च 2024 में आपका बैलेंस जो होगा वो कितना होगा, 500, 200 एंड 1 लाख। ओके, सो 500 क्वांटिटी, 500 टन्स इंटू 200 पर टन, तो टोटल कितना आ जाएगा सर 1 लाख रुपीज। ठीक है सर, चलो उसके बाद सर हम लोग बात करेंगे इशू का, सॉरी मतलब 3 मार्च का। सो 3 मार्च 2024। ठीक है सर, इशू कितना किया गया है, इशू आपका किया गया है 70 टन्स। तो आपके पास तो ओनली सिर्फ एक ही टन अवेलेबल है, मतलब एक ही ग्रेड की रॉ मटेरियल अवेलेबल है, वो है 200 रुपीज वाला। तो 70 टन्स 200, तो आपका कितना आ जाएगा सर, आंसर इज 14,000। सही है, क्वेश्चन हम लोगों का पास है, बिल्कुल सही है। चलो उसके बाद आपकी सर बैलेंस बच जाएगा। देखो जैसे ही आपने कोई इशू किया ना, बैलेंस से आप उसे माइनस करना पड़ेगा। आपके पास 500 था, बहुत ही सिंपल है, इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। देखो आपके पास 500 केजी ऑफ रॉ मटेरियल था, सॉरी क्या मैं हाईलाइटर नहीं ला पा रहा हूं, आपके पास 500 केजी का और 500 टन का रॉ मटेरियल था एट ए रेट ऑफ 200, जिसकी वैल्यू था 1 लाख रुपए, जिसकी वैल्यू था 1 लाख रुपए। अब उसमें से आपने 70 टन्स यूज कर लिया, तो सर बचेगा कितना सर, अब आपके पास बचेगा 430 टन्स। अब आपके पास बचेगा 430 टन्स, कितने रुपए में सर, वही 200 रुपए में। तो इसकी वैल्यूएशन कितना आ जाएगा सर 86,000। सर ऐसे हमें लिखना है, आंसर इज यस, आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, आप जितना इशू करोगे बैलेंस से उससे माइनस करते जाओगे। ठीक है सर, दोबारा हमने तो एक और इशू किया है सर, हाँ बिल्कुल, कितने तारीख को हमने इशू किया है, 4 तारीख को, 4 मार्च 2024। वही आपको क्या करना है, इशू में डालना है। कितना डालना है सर, इशू में आपको डालना है 100 यूनिट्स, मतलब 100 केजी, 100 टन, सॉरी 100 टन्स एट ए रेट ऑफ 200, तो ये आ जाएगा सर 20,000। यहां तक क्लियर सर, हाँ। अब आपके पास कितना आइटम बच जाएगा, 330, क्योंकि 430 था। देखो पहले 500 था, आपने 70 इशू कर लिया तो बचा 430, 430 से अगेन आपने 100 इशू कर लिया तो बचा आपका 330 एट ए रेट ऑफ 200, तो ये आ जाएगा 66,000। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर। फिर सर दोबारा हमने एक और इशू किया है, 5 मार्च 2024 को हमने इशू किया है अगेन। तो 5 मार्च 2024 को सर हमने कितना इशू किया है, 80 यूनिट्स, मतलब 80 टन हमने इशू किया है एट ए रेट ऑफ 200, तो ये भी आ जाएगा आपका 16,000। तो सर अब आपके पास कितना बचेगा, 250 यूनिट्स और 250 टन्स आपके पास बचेगा एट ए रेट ऑफ 200, और इसकी वैल्यू आ जाएगा 50,000। ठीक है सर, तो सर पहला काम तो हमने कर लिया। देखो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था सर, हम तो बचपन में मतलब बीकॉम वगैरह जब करते थे ना, उसमें कुछ लिखते थे, गुड्स रिसीव नोट नंबर, एसआरएन नंबर, स्टोर्स रिक्विजिशन नंबर, वो सब यहाँ पे नहीं लिखने। नहीं, अब आप थोड़े से बड़े हो चुके हो तो ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू मेंटेन द फाइनेंशियल फिगर्स। तो आपको डेट मेंटेन करना है, रिसिप्ट करना है, इशू करना है, बैलेंस करना है। अगर आप अपने सीए में के आंसर्स भी दिखोगे ना पास्ट ईयर के, तो उसमें भी इसी तरह की दिया गया है, एंड एट द सेम टाइम आपकी बुक में भी इसी टाइप का प्रेजेंटेशन किया गया है। ठीक है, तो जरा इसको कॉपी कर लो फटाफट, फिर हम लोग आगे चलेंगे। कॉपी कर लो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों।
हो गया सर कॉपी, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सर, हमने रिसीव किया है सर 200 टन्स का। ओके, तो अब हम लोग पहली बार रिसिप्ट में कुछ डालने वाले हैं। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम रिसिप्ट में क्या डालेंगे, कौन सी तारीख को हमने रिसीव किया है, 13 मार्च को, 13 मार्च 2024। सर कितना यूनिट हमने रिसीव किया है, आंसर इज 200 टन्स सर, एट ए रेट ऑफ 190 पर टन। तो सर कितना आ जाएगा, आंसर इज ये आ जाएगा 38,000, ये आ जाएगा आपका 38,000। ठीक है सर। चलो तो सर अब आपके पास रॉ मटेरियल कितना हो जाएगा, देखो रिसिप्ट आपने किया है ना, इशू में तो ब्लैंक पड़ेगा। बैलेंस में सर कितना आ जाएगा 250, देखो बैलेंस में कितना आ जाएगा 250 एट ए रेट ऑफ 200, ये तो ऑलरेडी आपके पास था, जो जिसका वैल्यू है 50,000 रुपये। एक और आपके पास आ जाएगा 200 जिसकी वैल्यू है 190, मतलब रेट है 190 एंड वैल्यू है 38,000। तो ये दोनों सर हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा, आंसर यस, ये दोनों को आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। सिंपल पर्पज के लिए आप जैसे ब्रैकेट बनाया आप ऐसे ही ब्रैकेट बना सकते हो, जैसे मैंने ब्रैकेट बनाया है आप इसी तरह से ब्रैकेट बना सकते हो। ठीक है, ठीक है सर। 13 को आपने रिसीव किया है, वो हो गया आपका। फिर आपने 14 को रिटर्न किया है फ्रॉम डिपार्टमेंट, आपको मतलब रिटर्न हुआ है 14 को डिपार्टमेंट ए से आपका कितना 15 टन्स। ओके देखो, इससे पहले स्टूडेंट जो भी हमने इशू किया है, ठीक है, ये जो 70, आप देखो जो भी हमने इशू किया है 70 हो गया आपका, आपका 70 टन हो गया आपका, 100 टन हो गया आपका, 80 टन हो गया, ये सब हमने एक ही रेट पे इशू किया है 200 में। तो हमने अगर डिपार्टमेंट ए को कुछ भी इशू किया होगा तो कौन सी रेट में क्या होगा, 200 के रेट पे, क्योंकि इससे पहले हमने जो भी इशू किया है, इससे पहले हमने जो भी इशू किया है, इससे पहले हमने जो भी इशू किया है वो सब एक ही रेट पे किया है, वो 200 की रेट पे हमने किया है। तो डिपार्टमेंट ए से हमारा रिटर्न आ गया, मे बी वी विल इशू एक्सेस मटेरियल, या फिर उन्हें उतना जरूरत नहीं होगा, उन्होंने रिटर्न कर लिया। कितना रिटर्न किया है सर उन्होंने रिटर्न किया है 15 टन्स का। और कौन सी डेट को सर रिटर्न किया है उन लोगों ने, उन्होंने रिटर्न किया है 14th ऑफ द मार्च, 14th मार्च 2024 को उन्होंने रिटर्न किया है 15 टन्स। तो ये रिटर्न आपका वन टाइप ऑफ रिसिप्ट ही है, आपने पहले इशू कर लिया था, ठीक है, अब आपका रिटर्न आ रहा है। देखो अब रिटर्न आया तो कौन सी रेट में आएगा, जो 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 रेट में आपने इशू किया था। तो ये रिटर्न कभी भी आया ना किसी भी डिपार्टमेंट में तो आप उसको रिसिप्ट में डालोगे। अगर किसी भी डिपार्टमेंट से आपका कोई भी गुड्स जो आपने ऑलरेडी इशू किया था वो रिटर्न आ जाता है, देन आपको उसे कौन सी कैटेगरी में डालना है, रिसिप्ट में डालना है। और रिसिप्ट में उसका वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 3,000 रुपीज उसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा नीचे इसे आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि मतलब यहाँ इसके साथ मैच नहीं होना चाहिए। ओके, अब देखो, अब फीफो मेथड का जो मेन पॉइंट है वो ये देखो कि हमारे पास 200 वाला ऑलरेडी एक मतलब कैटेगरी ऑफ मटेरियल है, लेकिन हम ये जो 15 यूनिट है ना उसमें मिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि फीफो का सिंपल सा रूल है कि आपने कब परचेज किया था वो कोई मैटर नहीं करता, आपने कब इशू किया वो मैटर करता है। ठीक है, तो अब आपके पास स्टोर में जब आएगा ना, देखो हमारे पास पहले 250 है ऑलरेडी एट ए रेट ऑफ 200, जिसकी वैल्यू होने वाला है 50,000। हमारे पास 200 यूनिट भी है 190 वाला, जिसकी वैल्यू है 38,000। अब हमारे पास एक 15 यूनिट आ चुका है 200 वाला। अब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सर ये 200 वाला ऊपर के 200 वाला के साथ तो सेम ही है ना सर, ये 200 वाले ऊपर की 200 के साथ तो पूरा सेम है, तो आप ऐड क्यों नहीं करते। नहीं, फीफो में ऐसे नहीं होगा। तो जब हम इशू करेंगे सबसे पहले 250 वाला जो 200 है ना, मतलब 250 यूनिट जो है वो इशू करेंगे, उसके बाद 200 करेंगे, उसके बाद ये 15 यूनिट करेंगे। तो इस 15 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3,000 रुपीज। ठीक है सर, दिस इज ऑल अबाउट योर फीफो मेथड। ओके, तो चलिए जरा इसका कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं।
चल हो गया क्लियर सर? तो जरा कॉपी कर लो इसे। अभी तक हमने 14 तक कर लिया है, 14 मार्च तक कर लिया है। जरा इसको कॉपी कर लो फटाफट। ठीक है सर, ये आपका हो गया कंप्लीट। 14 मार्च तक आपका कंप्लीट हो गया सर। एक बार कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे 16 को। 16 को सर हमारा इश्यू हुआ है 180 टन का। ओके, तो 16 को हम डेट थोड़ा सा नीचे डालेंगे, 16 मार्च 2024। आपका इशू कितना हुआ है सर? इशू आपका हुआ है 180 टन्स। सर कौन सी रेट पे इशू करोगे? आंसर इज यस। आपके पास 250 टन्स ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उसी से ही पूरा का पूरा इशू कर लेंगे फास्ट इन फास्ट आउट की वजह से। तो ये आपका कितना आ जाएगा सर? 36,000 आपका टोटली आ जाएगा। सही है सर? चलो, अब आपके पास बचेगा कितना सर? पहले बचेगा 70, क्योंकि 250 से अगर आप 180 माइनस कर लोगे ना, तो आपका कितना यूनिट बचता है? 70 यूनिट्स एट ए रेट ऑफ 200, तो ये आ जाएगा 14,000। उसके बाद आपका 200 आता है एट ए रेट ऑफ 190, ये आ जाएगा 38,000। उसके आपका 3000 आता है, मतलब 15 यूनिट्स आता है 3000 के हिसाब, सॉरी 200 के हिसाब से, जो कि आपका आ जाएगा 3000। ठीक है, देख लो जरा। तो 16 में हमने इशू कर लिया। उसके बाद आपका क्या है सर? रिसिप्ट है फ्रॉम सप्लायर, ओके, ऑन 20th मार्च। तो वो भी सर कर लेते हैं। 20th मार्च 2024, 20th मार्च 2024। तो इसमें सर क्या है? रिसिप्ट हुआ है। रिसिप्ट कितना यूनिट हुआ है सर? 240 यूनिट्स रिसीव हुआ है। कौन सी रेट पे सर? 195 के रेट से। ठीक है, 240 यूनिट्स रिसीव हुआ है एट ए रेट ऑफ 195। तो सर कितना आ रहा है ये? 46,800। ठीक है, अब सर बैलेंस में कितना रहेगा? चलो देख लेते हैं। पहले आ जाएगा आपका 70। ठीक है, क्योंकि ये तीनों है ना, इसे आप मार्क कर सकते हो, कोई बात नहीं, मतलब ऐसे कर सकते हो आप लोग। ठीक है, पहले आएगा 70, फिर आएगा 200, फिर आएगा 15, फिर आपका आएगा 240। ठीक है, तो 70 आएगा एट ए रेट ऑफ 200, ये आएगा 190, ये आएगा 200, और ये आएगा 195 के हिसाब से। ये आएगा 14,000, ये आएगा 38,000। ठीक है, ये आपका आएगा सर 3,000, और ये आएगा 46,800। ठीक है, चलो क्लियर सर? डन। अब 24th को इशू हुआ है 300। यहां पे सर काम में आ जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलो देखते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इसी से आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कैसे डबल मटेरियल इशू होता है। ट्वेंटी फोर्थ मार्च 24 को इशू कितना किया गया है सर? 300 टन का इशू किया गया है। तो थोड़ा देख लेते, देखो हमारे पास सिंगल लॉट का कोई भी 300 वाला लॉट नहीं है, मतलब 300 आप किसी एक यूनिट से डायरेक्टली इशू नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए
यहाँ पे आपको पहले इशू करना पड़ेगा 70 टन्स एट ए रेट ऑफ 200, जिसकी वैल्यू है 14,000। उसके बाद सर आपको 200 यूनिट इशू करना पड़ेगा एट ए रेट ऑफ 190, जिसकी वैल्यू है 38,000। सर अभी भी 270 हो रहा है, अभी भी आपको कितना यूनिट चाहिए, 30 यूनिट चाहिए। 15 यूनिट आपका ऑलरेडी अवेलेबल है 200 के हिसाब से, तो वो भी इशू कर लीजिए 3000। सर बाकी 15 यूनिट किसका इशू करेंगे, 195 का इशू करेंगे सर, बाकी 15 यूनिट। ठीक है, बाकी 15 यूनिट किसका इशू करेंगे, 195 का इशू करेंगे। कितना आ रहा है, 2925, ये आ गया टोटल इशू। सही है सर, बिल्कुल। तो सर अभी बैलेंस में कितना बचेगा, बैलेंस में देखो एक ही बचेगा आप लोगों का, वो है 225। सिर्फ ये वाला जो यूनिट है ना इसी का बचेगा ना, 240 का 195, और कितना आ रहा है सर ये 43,875। ये मैंने रेड में इसी वजह से लिखा है क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देख लो, अब जरा आप लोग मेरे प्यारे बच्चों यहां तक कॉपी कर लो फटाफट, जरा यहां तक कॉपी कर लो। 14 तक आप लोगों ने आई थिंक कॉपी किया था, और यहां तक अभी कॉपी कर लो फटाफट। जल्दी जल्दी जरा कॉपी करिए स्टूडेंट्स। हो गया क्या सर कॉपी? उसके बाद सिर्फ दो ही बचा हुआ है दो नहीं, तीन बचा हुआ है। 24 तक हमने कर लिया, 25, 26, 27, 28, अभी 4 ट्रांजेक्शन बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक अगर आपका कॉपी हो गया है तो हम लोग नेक्स्ट पेज में चले जाएंगे। ठीक है, जरा जल्दी कॉपी कर लीजिए। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ तक मेरा पेज खत्म हो चुका है, आप अपना पेज कंटिन्यू करिए अगर आपके पास स्पेस है। ठीक है, आपकी कॉपी में मैं एक और पेज ले लेता हूँ, और एक और पेज में मैं क्या करूँगा, कंटिन्यू 25 से कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, चलो एक और पेज में ले लेता हूँ। चलो, इसमें भी हमें तीन चीज़ें करना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले वो है रिसिप्ट डेट, उसके बाद आपका आता है रिसिप्ट, रिसिप्ट्स इशू बैलेंस, रिसिप्ट इशू बैलेंस। इसमें तीन चीज़ें कर लीजिए जैसे हम लोग कर रहे थे, रेट, क्वांटिटी, अमाउंट, सॉरी मतलब क्वांटिटी, रेट,
अमाउंट, ठीक है, क्वांटिटी रेट अमाउंट। और इसी चीज को मैं यहाँ पे कॉपी कर लूंगा। वाओ, टेक्नोलॉजी इज सो गुड। एक और कॉपी कर लूंगा और आप लोग यहाँ पे करते रहना, सही है। चलो दोबारा लिखने की टेंशन नहीं, जैसे ही टेक्नोलॉजी आया हम लोग आलसी होते जा रहे हैं, ओके, बट अगर टेक्नोलॉजी है तो यूज कर लेना चाहिए, ठीक है। अब चलो देखते हैं, हो गया ना। अभी दोबारा 3-3 बार ये लंबा लंबा लाइन खींचना पड़ता, अभी हो गया पूरा का पूरा। चलो डन हो गया। चलो अब नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम आवर डेट 24 हो गया है हमारा 25 में सर हमने रिसीव किया है, कितना रिसीव किया है सर हमने रिसीव किया है 320 टन्स एट ए रेट ऑफ 200 है। इसका अमाउंट कितना हो जाएगा 64,000, ये रिसिप्ट में आ जाएगा। डेट को दोबारा अच्छे से लिखता हूँ, 23 मार्च 24, सॉरी 25 मार्च 24। तो आपकी इशू में तो कुछ नहीं आएगा, बैलेंस में सर कितना आएगा, हमारा सबसे पहले था 225 एट ए रेट ऑफ 195, तो इसका वैल्यू कितना था 43,875। इसमें एक और ऐड कर लीजिए 320, जो आपका आ जाएगा 200 में 64,000 का, ठीक है सर। अभी दिखाई देगा ये, अब ये देख लो, हाँ ठीक है, डोंट वरी। उसके बाद आपका एक और इशू आया है जो कि है आपका कौन सी डेट में सर, 26 को, 26 मार्च 24 में आपका इशू आया है 115 टन्स का, 115 टन्स का। तो कितने रेट में होगा सर ये, पहले होगा 220 मतलब 195 टन्स के हिसाब से, मतलब 195 के रेट के हिसाब से होगा, तो कितना हो जाएगा सर 22,425। तो बचेगा सर कितना 110 और 320, 110 एट ए रेट ऑफ 195 और ये है 200। तो सर ये आपका कितना आ जाएगा 21,450 और ये कितना आ जाएगा सर 64,000, ठीक है। चलो उसके बाद आपका एक रिटर्न आया है सर 27 को, 27 2024 को एक रिटर्न आया है। तो कितना आ रहा है सर रिटर्न आया है आपका 35 टन्स का। डिपार्टमेंट बी को आपने इशू किया था, डिपार्टमेंट बी को आपने कौन सी रेट पे इशू किया था सर, 115 टन्स आपने इशू किया था एट ए रेट ऑफ 195, तो उसी रेट में रिटर्न आया होगा 195, तो ये आ जाएगा 6,825। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे सर, बैलेंस में डाल देंगे 110 320 35, ये आ जाएगा 195, ये आ जाएगा 200 और ये आ जाएगा आपका 195, 21,450, ये आ जाएगा 64,000 और उसके बाद आपका आ जाएगा 6,825, ठीक है सर। चलो उसके बाद सर हम लोग बात करते हैं, एक आपने रिसीव किया है लास्ट में और वो हुआ है सर 100 टन्स का एट ए रेट ऑफ 200। सो 28 मार्च 24 इसमें आपने 100 टन्स का रिसीव किया है एट ए रेट ऑफ 200, तो ये आ जाएगा 20,000, ठीक है सर, ये आ जाएगा आपका 20,000। तो 20,000 जब आ गया तो बैलेंस में कितना आ जाएगा सर 110 320 35, उसके बाद आपका आ जाएगा ये 100 टन्स। सो 195 200 195 200, ये आएगा 21,450, ये आएगा 64,000, ये आएगा 6,825 और ये आएगा 20,000। दिस इज द नेट आंसर, ठीक है सर। सर हम कैसे करेंगे, ऐसे करोगे आप लोग, ऐसे, ठीक है। जरा कॉपी कर लो फटाफट स्टूडेंट्स, कॉपी कर लो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ओके, और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये आपको बनाना पड़ता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, मतलब कॉम्प्लिकेटेड मतलब कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन
इजी वाइज स्टूडेंट्स, दिस आर द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन। ओके, तो आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत पेशेंसफुली आपको ये क्वेश्चन करना है। एग्जाम में अगर आता है तो 7 मार्क का आपको कंपल्सरी मार्क देके जाएगा और कभी भी गलत नहीं होगा, बस आपको धीरे धीरे, मैं तो आपको यहाँ पे समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप एग्जाम में थोड़ा सा स्पीड अप और कर सकते हो और आराम से आधे घंटे के अंदर अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो कर लो इसे जरा कॉपी। स्टूडेंट्स अगर ये आपका कंप्लीट हो गया है तो हम थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे। ओके, एज यूजुअल हमारे फर्स्ट पार्ट में थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे। एक बार हम लोग ब्रेक ले लिया, फिर ब्रेक के बाद आफ्टर 10 मिनट्स विल कंटिन्यू विथ आवर लिफो मेथड। ये तो फीफो मेथड था, फीफो मेथड में आपका कंप्लीट हो गया है। अब आप लोगों को लिफो मेथड में करना है। ठीक है, यहाँ तक देख लीजिए आप लोग, लिफो मेथड में आप लोगों को अब करना है। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन का आंसर को लुक, एक बार क्लोज लुक दे दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिफो मेथड कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो। ओके, चलो। सो आई होप कि आप लोगों ने इसे कॉपी कर लिया होगा। अगर आपने कॉपी कर लिया तो अच्छी बात है। तो लेट्स टेक ए ब्रेक फॉर 10 मिनट्स। आफ्टर 10 मिनट्स वी विल सॉल्व ए क्वेश्चन ऑफ लिफो मेथड, राइट? चलो, डन।